हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 71वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। यह जो मॉडल आंसर डिस्कशन का जो आज हमारा टॉपिक है वह हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर पर दिए जा रहे डेली होमवर्क सीरीज का ही एक पार्ट है। आज डेली होमवर्क सीरीज के रूप में हमने टेलीग्राम पर कल रात में ही आप सबको टॉपिक दे दिया था, इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग से संबंधित एक मॉडल आंसर को मैं डिस्कस करूंगा और इस मॉडल आंसर को इस तरीके से तैयार किया गया है कि जितने महत्वपूर्ण सब टॉपिक इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आपको टेलीग्राम ग्रुप पर बताए गए हैं उनमें से अधिकांश टॉपिक को इसमें समाहित कर लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को समझेंगे और प्रश्न के बाद मॉडल आंसर फ्रेमिंग को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग डिस्कशन इसका प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, निर्वाचन आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को बतलाते हुए इसके कार्य व अधिकारों को लिखे। जो हमने होमवर्क सीरीज के तहत आपको सब टॉपिक बताया है निर्वाचन आयोग के अंतर्गत, उसमें सबसे पहले हमने बताया है कि निर्वाचन आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को आप लोग याद कर लें। ठीक है, पॉलिटी का कोई भी टॉपिक हो उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित हैं उन सभी आर्टिकल को काफ़ी अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले निर्वाचन आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को हमें लिखना है। संवैधानिक प्रावधानों के बाद निर्वाचन आयोग के क्या कार्य व अधिकार हैं उसे बताना है। चुनाव सुधार की दिशा में गठित विभिन्न समितियों की सिफारिशों का स्पष्ट करते हुए हाल के दिनों में सरकार के द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमों की चर्चा करें। ठीक है, यानी कि प्रश्न जो है टोटल 4 सेक्शन में पूछा गया है। पहला सेक्शन है चुनाव आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान को बतलाएं। दूसरा सेक्शन है चुनाव आयोग से संबंधित उसके निर्वाचन आयोग के क्या कार्य एवं अधिकार हैं उसे बताना है। तीसरा जो पॉइंट है वह चुनाव सुधार की दिशा में जो भी महत्वपूर्ण समितियां गठित की गई है, चाहे दिनेश गोस्वामी समिति हो या फिर कोई भी समितियां जो इससे संबंधित गठित की गई है उसके महत्वपूर्ण सिफारिश को बताना है। और उसके बाद सरकार के द्वारा चुनाव सुधार की दिशा में क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं उन सभी पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करना है संक्षिप्त रूप में। ठीक है, तो हम लोग इसके मॉडल आंसर को डिस्कस करेंगे। और चूंकि जो टेलीग्राम ग्रुप पे पर डे एक एक टॉपिक दिए जा रहे हैं मेंस के लिए टारगेट के रूप में, तो उम्मीद है कि आप लोग उसे काफ़ी गंभीरतापूर्वक उसे सॉल्व कर रहे होंगे। उसे नोट्स भी आप लोग तैयार करते जाइए और कुछ जो प्रश्न दिए जाते हैं या फिर उससे संबंधित जो PYQ पूछा गया है उसे आप लोग फॉर्मेटिंग तैयार करने का प्रयास करें। PYQ सॉल्यूशन आप लोग मार्केट से खरीद लीजिए और जो कुछ भी PYQ उस टॉपिक से संबंधित पूछा गया है उसको आप लोग अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग आप लोग तैयार कर सकते हैं। एक एक टॉपिक करके अगर आप लोग मेंस का टॉपिक कंप्लीट करते चले जाएंगे तो यकीन मानिए कि मेंस का जो टॉपिक है वह GS का 50% से ज़्यादा टॉपिक मेंस से पहले ही आपके खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आने में समय है। और उसके पहले पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक ये 3 सेक्शन है वह खत्म हो चुका होगा। ठीक है, क्योंकि 10 जून के आसपास इसकी नोटिफिकेशन आने की संभावना है और अभी लगभग 25 दिनों का समय बाकी है और हमने पॉलिटी में लगभग 50% टॉपिक हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो आइए इसका मॉडल आंसर हम लोग फॉर्मेटिंग को डिस्कस करते हैं इलेक्शन कमीशन से संबंधित। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों में चुनाव की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चुनाव के माध्यम से जहां एक ओर सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित होती है वहीं दूसरी तरफ शासन में निष्पक्षता व पारदर्शिता बनी रहती है। स्वस्थ एवं निष्पक्ष चुनावी व्यवस्था को बनाए रखने हेतु सरकार के द्वारा चुनाव सुधार की दिशा में विभिन्न समितियां भी गठित की गई है। अब आइए चुनाव आयोग से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित है उसे हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है जो इस प्रकार है। ठीक है, अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, यानी कि अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की जो जिम्मेवारी है वह इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग में निहित है। आर्टिकल 325 325 में कहा गया है धर्म, वंश, जाति या लिंग के आधार पर
किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र ना होना, यानी कि किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर निर्वाचक नामावली यानी कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करने से मना नहीं किया जा सकता है कि वह व्यक्ति इस धर्म से संबंधित है या इस जाति का है या इस लिंग का, इस संप्रदाय का है। ठीक है, यानी कि धर्म, जाति, वंश, लिंग आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में नाम दर्ज किए जाने से मना न करना, इसका वर्णन आर्टिकल 325 में किया गया है। आर्टिकल 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, यानी कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा का जो निर्वाचन है वह वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न की जाएगी। आर्टिकल 327 यानी कि अनुच्छेद 327 विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति, यानी कि विधानमंडल के संबंध में कोई भी निर्वाचन से संबंधित नियम कानून बनाने की संसद की शक्ति का उपबंध 327 में है और विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की विधानमंडल की शक्ति 328 में है। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित कोई भी नियम कानून बनाने की संसद की शक्ति और यहाँ पर है संबंधित विधानमंडल की शक्ति। ठीक है। आर्टिकल 329 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, यानी कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायपालिका के द्वारा उसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 329। ठीक है, तो इस प्रकार से भारतीय संविधान के भाग 15 में वर्णित आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में जो निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है उसका संक्षिप्त हमने यहाँ पर वर्णन ऊपर किया है। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार दूसरा सेक्शन कह रहा है निर्वाचन आयोग के कार्य एवं अधिकारों को बताएं। देखिए, निर्वाचन आयोग के कई सारे कार्य एवं अधिकार हैं। निर्वाचन आयोग के पास आप देखेंगे कि मतदाता सूची तैयार करने से लेकर चुनाव परिणाम की घोषणा करने तक सभी जो कार्य एवं अधिकार शक्तियां जो हैं वह निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग में निहित है। ठीक है, तो संक्षिप्त रूप में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को अगर देखा जाए कि निर्वाचन आयोग के क्या कार्य एवं अधिकार हैं, तो मतदाताओं का पंजीकरण करना, निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचन की तिथि निर्धारित करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, चुनाव के समय आदर्श आचार संहिता का निर्माण करना, चुनावी कार्यों का पर्यवेक्षण करना तथा संसद सदस्यों की निर्हता संबंधित विषयों पर राष्ट्रपति को परामर्श प्रदान करना, ये निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण कार्य एवं अधिकार हैं। ठीक है, अभी हमने बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करने से लेकर, ठीक है, चाहे चुनाव आयोग को रजिस्ट्रेशन करना हो, उसका चुनाव चिन्ह आवंटन करना हो या फिर चुनाव की तिथि घोषित करना हो, आचार संहिता किस प्रकार से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे इसकी नियमावली तैयार करना हो, आचार संहिता की घोषणा करना हो, मतदान संपन्न कराना हो, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इसमें यूज किया जाए, पिंक बूथ का निर्माण किया जाए। ठीक है, या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं 85+ वाले हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की जानी चाहिए निर्वाचन के दौरान, ये सभी जो मैनेजमेंट का जो काम है या फिर चुनाव संपन्न होने के पश्चात चुनाव की जो परिणाम है, रिजल्ट है, उसकी घोषणा हो या फिर उसके घोषणा के पश्चात दल बदल से संबंधित कोई नियम कानून हो, दल बदल से संबंधित कोई सवाल हो या फिर कोई सदस्य संसद सदस्यता के लिए योग्य है या नहीं, विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्य है या नहीं, इन सभी कार्यों को देख रेख करने का कार्य निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग के पास निहित है। तो चुनाव आयोग के पास बहुत ज़्यादा कार्य एवं अधिकार होते हैं। तो संक्षिप्त रूप में हमें 8-10 को आप लोग याद कर लीजिए ताकि अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप वहां पर लिख सकें। ठीक है, अब प्रश्न का अगला सेक्शन कह रहा था चुनाव सुधार से संबंधित किन विभिन्न समितियों का गठन किया गया है उसकी सिफारिश को डिस्कस करना है। ठीक है, तो अतः यह स्पष्ट है कि भारत में निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग किसे कहा जाता है? जिसका वर्णन भारतीय संविधान में किया गया हो उसे संवैधानिक आयोग कहा जाता है। और निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग किस प्रकार से है? क्योंकि इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 15 के आर्टिकल 324 से 329 के बीच में यानी कि भारतीय संविधान में किया गया है। इसीलिए कहा जा सकता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है जिसका मुख्य कार्य चुनाव का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना है।
वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। बहुसदस्यीय निकाय, इसमें 1+2 मेंबर यानी कि 3 मेंबर है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो इसमें वर्तमान समय में 3 सदस्य हैं। किसी जमाने में 1 सदस्यीय निकाय होती थी निर्वाचन आयोग, लेकिन अभी वर्तमान समय में यह बहुसदस्यीय निकाय है जिससे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य 2 आयुक्त शामिल हैं। सरकार के द्वारा समय समय पर चुनाव सुधार से संबंधित कई सारी समितियां गठित की गई है जो इस प्रकार है। प्रश्न की यही डिमांड थी कि चुनाव सुधार से संबंधित जो महत्वपूर्ण समितियां गठित की गई है उन समितियों को सिफारिश के साथ बताएं। ठीक है, पहला समिति है तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति का गठन 1974 ईस्वी में किया गया था। इसके महत्वपूर्ण सिफारिशें देखते हैं। तारकुंडे समिति की सिफारिश, पहला पॉइंट है मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना। ठीक है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना। दूसरा, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय बनाना। ठीक है, यानी कि पहले 1 सदस्य इसमें होते थे, तो 1 सदस्य बहुसदस्य बनाने की सिफारिश इसके द्वारा की गई थी। निर्वाचन हेतु अधिकतम व्यय राशि का निर्धारण किया जाए, यानी कि अधिकतम कितना खर्च किया जा सकता है इसका निर्धारण। उम्मीदवारों के चुनावी व्यय का लेखा जोखा, यानी कि उम्मीदवार जो हैं कितने खर्च कर रहे हैं उनका लेखा जोखा जमा करना अनिवार्य बनाया गया है। तारकुंडे समिति की सिफारिश यह की गई थी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण सिफारिश, ये 4 महत्वपूर्ण सिफारिश हैं। तारकुंडे समिति 1924। अब आइए दिनेश गोस्वामी समिति 1990। देखिए, हर एक समिति की ज़्यादा आपको रिपोर्ट याद नहीं करना है, मुश्किल से 4-5 पॉइंट आपको हर एक समिति की याद करना है, क्योंकि कई सारे सब टॉपिक है ना, कई सारे टॉपिक में कई सारी कमेटियां हैं। केंद्र संबंध आप पढ़ेंगे तो उसमें कई सारी समितियां हैं। राजमन्नार समिति है, उसमें आप देखेंगे सरकारिया आयोग है, मदन मोहन पुंछी आयोग है, प्रशासनिक सुधार रिपोर्ट है। ठीक है, तो कई सारी समितियां विभिन्न टॉपिक में आपको मिलेंगे। तो हर समिति का लगभग 3 से 5 आप प्रावधान जो है महत्वपूर्ण सिफारिश उसे आप लोग याद कर लें, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति 1990। इसकी महत्वपूर्ण सिफारिश में सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश है मतदाता फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था। अभी आप देखते होंगे कि आपके पास जो वोटर ID कार्ड बना हुआ है जिस पर आपकी फ़ोटो अंकित है, वहाँ पे फ़ोटो लगाया गया है, उसकी सिफारिश दिनेश गोस्वामी समिति के द्वारा 1990 में की गई थी। EVM का प्रयोग, रिक्त सीट पर 6 महीने EVM का प्रयोग करने की सिफारिश इसके द्वारा की गई थी। और अगला सिफारिश है रिक्त सीट पर 6 महीने के अंदर चुनाव कराया जाना अनिवार्य किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश है। अगला हम लोग देखते हैं इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन 1998 ईस्वी में किया गया था। इसकी महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक, पहला महत्वपूर्ण सिफारिश है राज्य के द्वारा चुनावी खर्च का वहन किया जाए। अभी आप देखते होंगे कि चुनाव आयोग के द्वारा एक सीमा निर्धारित की गई है कि 75 लाख रुपए से ज़्यादा कोई भी कैंडिडेट, एक एग्जाम्पल के रूप में कि 75 लाख रुपए से ज़्यादा कोई भी कैंडिडेट खर्च नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि ब्लैक मनी का प्रयोग बड़े स्तर पे किया जा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो गरीब लोग हैं वे चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, इतना ज़्यादा खर्च की सीमा इसमें निर्धारित की गई है। तो इंद्रजीत गुप्ता समिति के द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि कोई भी कैंडिडेट अपना राशि उसमें खर्च नहीं करेगा, बल्कि राज्य के द्वारा उस कैंडिडेट को चुनावी खर्च प्रदान किए जाएंगे और राज्य उस चुनावी खर्च का वहन करेगा। इससे काले धन, ब्लैक मनी जो यूज़ है वह चुनाव में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण सिफारिश है। ठीक है, 10,000 से अधिक के चंदे को ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से प्रदान करना, राजनीतिक दलों के द्वारा वार्षिक लेखा जोखा को जमा करना, ये महत्वपूर्ण समितियां थी इंद्रजीत गुप्ता समिति। 3 सिफारिशों में आप देखें कई महत्वपूर्ण सिफारिश है, उनमें यह सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश है। ठीक है, इस पर आप देखेंगे कि ऑडिटर का जो मेंस एग्जामिनेशन हुआ था संभवतः 2021 के आसपास, ऑडिटर का जो मेंस एग्जामिनेशन हुआ था उसमें एक सवाल बीपीएससी मुख्य में यही पूछ लिया गया था, मुख्य परीक्षा में, कि क्या राज्यों को चुनावी खर्च जो है राज्यों के द्वारा वहन किया जाना चाहिए। इस पर आप तर्क वितर्क करें। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह सिफारिश है। तो 3 समितियां और उसकी 3-3, 4-4 सिफारिशों का हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आप लोग इसी सिफारिश को आप लोग नोट डाउन करके इसे याद कर लेंगे। इसके अलावा भी समय समय पर चुनाव सुधार की दिशा में विभिन्न संसदीय समितियों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आदि के माध्यम से प्रयास किए गए हैं। हाल के दिनों में सरकार के द्वारा चुनाव सुधार के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहल किए गए हैं। सवाल का लास्ट सेक्शन यही था कि सरकार के द्वारा हाल के दिनों में किन महत्वपूर्ण चुनाव सुधारों को लागू किया गया है। ठीक है, पहला है EVM का प्रयोग। अब EVM पहले क्या था, बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होते थे। तो आप लोग देखे होंगे जब बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव
होते थे तो बहुत ज़्यादा धांधली होती थी उस समय। बूथ का बूथ कैप्चर कर लिया जाता था। स्पेशली आप बंगाल बिहार जैसे बेल्ट में देखेंगे, जो खासकर नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है वहाँ पर बूथ कैप्चरिंग की समस्या होती थी बैलेट पेपर पर चुनाव होने से। अब क्या हो रहा है, ईवीएम का प्रयोग शुरू कर दिया गया है। ईवीएम के प्रयोग के कारण तकनीक की जो भूमिका है वह बढ़ गई है। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकारी कर्मियों हेतु पोस्टल बैलेट की अनुमति प्रदान की गई है। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल का प्रयोग किया जा रहा है, वीवीपीएटी का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि जो ईवीएम होता है, ईवीएम में ही वीवीपीएटी लगा होता है। ठीक है, आप देखेंगे कि जब आप ईवीएम पे बटन दबाते हैं, आप लोग कई सारे आप में से वोटर होंगे, वोट यूज़ किए होंगे विधानसभा या लोकसभा चुनाव में या पंचायती राज चुनाव में। तो जब ईवीएम पे आप बटन दबाएंगे तो ईवीएम पे बटन दबाने के पश्चात आप देखेंगे कि ईवीएम से एक पर्ची स्लिप निकलती है। उस स्लिप में आपको पता चल जाएगा कि आपने जिस उम्मीदवार पर आपने बटन दबाया था उसी उम्मीदवार या पार्टी को आपका वोट गया है या नहीं। ठीक है, तो इसके कारण ट्रांसपेरेंसी आई है, ईवीएम के प्रति एक निष्ठा बढ़ा है, ईवीएम के प्रति एक सतर्कता बढ़ी है। ठीक है, तो वीवीपीएटी का प्रयोग किया जा रहा है ट्रांसपेरेंसी के लिए। सरकारी कर्मियों हेतु पोस्टल बैलेट की अनुमति प्रदान की जा रही है। ठीक है, वोटर आईडी कार्ड से आधार का लिंक करवाकर सत्यता की पहचान करना। ठीक है, वोटर आईडी कार्ड से आधार को लिंक किया जा रहा है। अब क्या होगा कि जो फर्जी वोटर आईडी कार्ड पहले बनते थे अब उस पर रोक लग रही है। चुनावी कार्य हेतु लगी वाहनों में जीपीएस का प्रयोग किया जा रहा है। नोटा के प्रयोग की व्यवस्था एक काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव सुधार की दिशा में कदम है। नोटा के प्रयोग की व्यवस्था, कुछ स्थानों पर अलग से महिलाओं के लिए पिंक बूथ की व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, पिंक बूथ यानी कि महिलाओं के लिए एक अलग वोटिंग सेंटर बना हुआ है जहां पे महिलाएं जाएं और अपनी व्यवस्था के अनुसार वो वोटिंग देकर वापस आएं। फंडिंग में पारदर्शिता हेतु चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था की गई थी। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया है चुनावी बॉन्ड को। ठीक है, तो आप लोग इसे काट देंगे चुनावी बॉन्ड। राजनीति में अपराधीकरण को रोकने हेतु 2 वर्ष से ज़्यादा सजायाफ्ता उम्मीदवारों के लिए 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध, काफ़ी महत्वपूर्ण है यह। अगला है तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। विभिन्न तकनीकों का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जा रहा है। कैसे? समस्याओं के ऑनलाइन समाधान के लिए समाधान पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है। आदर्श आचार संहिता की शिकायत हेतु CVG लैब का प्रयोग किया जा रहा है। ये सभी तकनीक की भूमिका है। ठीक है, गूगल के माध्यम से नज़दीक पोलिंग बूथ की जानकारी प्रदान की जा रही है। चुनाव के दिन प्रत्येक मतदान केंद्र की निगरानी हेतु कॉमेट प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा जो संवेदनशील निर्वाचन केंद्र है, चाहे वह नक्सल प्रभावित हो या फिर वहाँ पर बूथ कैप्चरिंग का खतरा हो, तो ड्रोन के माध्यम से उसकी निगरानी, उन संवेदनशील जो केंद्र है निर्वाचन केंद्र, उसकी ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी की भूमिका भी इसके अंतर्गत काफ़ी बढ़ रहा है। तो हमने जो डेली होमवर्क सीरीज में बताया था उनमें से कई सारे पॉइंट को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। संवैधानिक प्रावधान को हमने डिस्कस कर लिया, कार्य एवं अधिकार को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, टेक्नोलॉजी की भूमिका को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, सरकार के द्वारा चुनाव सुधार की दिशा में क्या कदम उठाएं उसे डिस्कस कर लिया, और विभिन्न आयोग की सिफारिशों को भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो एक ही प्रश्न के अंतर्गत आप देखेंगे तो कई सारे डायमेंशन चुनाव आयोग के यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, तो प्रश्न की जो डिमांड थी उन सभी डिमांड को हमने यहाँ पर फुलफिल किया है। अब इसे हम लोग कंक्लूड करेंगे। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण तथा निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव हेतु सरकार के द्वारा इस दिशा में अनेक पहल किए गए हैं। इसके सकारात्मक परिणाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं। यद्यपि राजनीति का अपराधीकरण, चुनाव में मत प्रतिशत को बढ़ाना आदि चुनौतियां अभी भी बरकरार है, जिस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है ताकि चुनाव जो है वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार संपन्न हो सके और आम जनता की अधिक से अधिक इसमें भागीदारी देखने को मिल सके। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन का जो मॉडल आंसर था इसका डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। इसके सारे डायमेंशन को यहाँ पर डिस्कस कर लिया गया है। तो अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को भी आप लोग ज्वाइन कर लें। यहाँ पर मेंस से संबंधित एक एक टॉपिक डेली आपको टारगेट के रूप में प्रोवाइड किए जाते हैं। उस टॉपिक के अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण सब टॉपिक को कवर करना है उसे बताया जाता है। उस टॉपिक पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को दिए जाते हैं ताकि आप लोग उसे फॉर्मेटिंग तैयार कर सके या फिर आंसर राइटिंग के रूप में आप लोग लिख सकें।
हमारा टेलीग्राम ग्रुप यही है और इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप लोग गंभीरतापूर्वक इसे एक टास्क के रूप में आप लोग इसे डेली सॉल्व करते जाएं। 71वीं बीपीएससी प्री के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। टीम ISPC सेंटर के द्वारा करेंट अफेयर से संबंधित एक बैच को लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न मैगजीन की शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका आगे प्रोसेस समझ लीजिए। इसके अंतर्गत मंथली वाइज प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट्स जनवरी 2000 ये आपको 1 साल का मिलेगा सितंबर 2024 से। जनवरी 2025 से विजन IAS जो मंथली मैगजीन है उसका भी कुछ शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। परीक्षा मंथन की जो मैगजीन है उसका शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मंथली वाइज बिहार करेंट अफेयर सितंबर 2024 से एग्जामिनेशन होने तक उसका शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अंतर्गत बजट का शॉर्ट नोट्स, यूनियन बजट और बिहार बजट, इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे सेंट्रल गवर्नमेंट का या बिहार गवर्नमेंट का, इसका शॉर्ट नोट्स तथा विभिन्न महत्वपूर्ण मैगजीन है उसका शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका जो फ़ी है वह फ़ी रखा गया है 500 रुपये। अगर आप लोग इस बैच में ऐड होना चाहते हैं, करेंट अफेयर का बैच है, ऐड होने के लिए आप लोग 8375934036 या 9870564701 इन दो में से किसी भी एक नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप लोग पेमेंट करना हो तो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम ये दोनों नंबर पर अवेलेबल है। आप लोग दो में से किसी भी एक नंबर पे 500 रुपये आप लोग पेमेंट करके इसी दो में से किसी भी एक नंबर पर आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ शीघ्र उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।